Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 124 for Inter Part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल करते हैं, क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. इन माई प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कोल एज अ नेचुरल सोर्स. कोल के बारे में बात की थी, तो देन आई इंट्रोड्यूस टू द टर्म फॉसिल फ्यूल के फॉसिल फ्यूल होते किस तरह से हैं और कोल कंसिडर किया जाता है एज अ फॉसिल फ्यूल. सो व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉसिल फ्यूल और कितना टाइम लग जाता है कोल को बनने में. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड wood and how under high temperature and pressure it is converted into different products, and finally first it is converted into peat, then finally to coal. तो हमने इन सारे processes के बारे में डिस्कस किया है. Now another source of organic compounds is natural gas. यानी कि natural gas it is also obtained from the underground. It is obtained from the crust under the surface of the earth, and it is also one of the fossil fuel जो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट बनती है और यहाँ से ये ऑब्टेन की जाती है. एंड फ्रॉम इट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिलीज या प्रोड्यूस्ड या इससे हासिल किए जाते हैं. सो नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ एनर्जी. यानी कि नेचुरल गैस को एनर्जी के तौर पे एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्पेशली इन द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, जिसके अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और कोल बहुत डेफिशिएंट है, इसीलिए वहाँ पे नेचुरल गैस जो है इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके ज़रिए हम एनर्जी को हासिल करते हैं. सो अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की कि नेचुरल गैस क्यों एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. सो इन द नेचुरल गैस देयर आर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट. हाइड्रोकार्बन्स हम आगे चल पढ़ेंगे. दे आर दी कंपाउंड्स, दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड इनके नेचुरल गैस के अंदर लो बॉइलिंग यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, यानी कि स्मॉल जो साइज़ के स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज़ के हाइड्रोकार्बन्स हमें नेचुरल गैस से मिल सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस नेचुरल गैस, इसका मेजर पोर्शन जो है नेचुरल गैस का दैट इज़ मीथेन. हैविंग द फार्मूला इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के अंडर एक क्लास आती है अल्केन, उससे ये मीथेन बिलोंग करता है. इट्स फार्मूला इज CH4, यानी कि कार्बन का एक एटम है सेंटर में, उसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हों, तो दिस मेक्स अ मीथेन. तो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि उसमें कार्बन बीच में मेन होता है एलिमेंट और साथ में हाइड्रोजन से भी डायरेक्टली बाउंड होता है. सो हेयर कार्बन एंड हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन, दे मेक अप द मीथेन. और मीथेन हमें हासिल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मीथेन की फॉर्म में आपको मिलेगा. अब ये किस तरह से नेचुरल गैस बनती है. जिस तरह से कोल की बात की थी, उसमें वुड की डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है. इन द केस ऑफ नेचुरल गैस इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर कोई भी हो सकता है, डेड बॉडीज़ हो सकती हैं, प्लांट्स की डेड बॉडीज़ हैं, एनिमल्स की, वेस्ट मटीरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज से निकलता है. इन सब चीज़ों की जब डिकेइंग स्टार्ट होती है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट अ गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, उसको हम नेचुरल गैस का नाम देते हैं. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यू नो के फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, बट इन देयर कंपैरिजन जो ये नेचुरल गैस है इट इज़ मच चीपर. दैट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. ये पावर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है. In cement also, in fertilizer industry also, and it is also used as a fuel in general industries and for domestic purposes. तो natural gas जो है it is also one of the natural product
जो कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन की वजह से बनती है। इसमें भी कई साल का प्रोसेस चलता है और इसमें भी क्या है कि इट इज़ obtained फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, फॉर obtaining सीमेंट इन द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र्स। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के डिके होने की वजह से बनता है। सो दिस वाज अनदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक जो नेचुरल गैस है इससे भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, स्पेशली दी हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स, लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कि जिनका मोलिकुलर जो मैस है वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जिनका मोलिकुलर मैस बहुत हैवी होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो लो बॉइलिंग है, इसका मतलब वो स्मॉल इन साइज होंगे, मोलिकुलर मैस उनका कम होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस मीथेन, मीथेन इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन एंड यू कैन सी फ्रॉम इट्स molecular formula 1 carbon and 4 hydrogen atoms. It's not a heavy or bigger molecule, it's just a small molecule of hydrocarbon. So it is a maximum it is a maximum amount present in the natural gas. Natural gas के अंदर maximum जो है out of all the organic compounds methane present होती है. So this was the introduction about natural gas. In this standard we are just giving brief introduction about the different sources of organic compounds कि जिधर से हम organic compounds को हासिल कर सकते हैं. Now moving on to the next compound, that is petroleum. Now let us see कि how it is obtained from the under the surface of the earth, how it is produced, and इससे हम लोग किस तरह के organic compounds को हासिल कर सकते हैं. So when talking about petroleum का the other name of petroleum is mineral oil. It is either called as a mineral oil and it is also called as petroleum. Both of these names are for one single compound. So मिनरल ऑयल को जब हम अर्थ के अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ से हासिल करते हैं और उसको रिफ़ाइन कर दें, यानी कि उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव कर देते हैं, जैसे कोई सैंड का मिक्सचर है या इस तरह की डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं मिनरल ऑयल के अंदर से, तो उसको जब वो रिफ़ाइंड फॉर्म में हो उसे हम पेट्रोलियम का नाम दे सकते हैं. अगर हम इसकी बात करें कि पेट्रोलियम किस तरह से बना है या ये मिनरल ऑयल किस तरह से बना है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो थॉट कि ये भी स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन की वजह से बना है. डीकम्पोजिशन किसकी? अभी तक आप देख रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं कोल की, चाहे आप बात करें नेचुरल गैस की या अब पेट्रोलियम की, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब उनकी डेथ होती है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनकी बॉडीज़ का डिके होना या फिर उनका वेस्ट मटेरियल जो है उनका डिके होना, डीकम्पोज होना, उसकी वजह से ये डिफरेंट सोर्सेज बनते हैं, ये डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. तो पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक मैटर की स्लो डिकम्पोजिशन, स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन. जब हम बात करते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल का मतलब है कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी हाथ नहीं है, जस्ट केमिकल रिएक्शंस हुए जिन्होंने इस ऑर्गेनिक मैटर को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने में हेल्प की. द अदर नेम इज़ बायोकेमिकल. बायोकेमिकल मीन्स हेयर बैक्टीरिया विल पार्टिसिपेट, और वो बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अदर फॉर्म, लाइक डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी डिकम्पोजिशन होगी और वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगा, दैट ऑर्गेनिक मैटर इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके दरमियान में कोई ऑर्गेनिक मैटर है, कोई डेड बॉडीज़ प्रेजेंट है, कोई वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट है, तो उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है उससे मिनरल ऑयल या फिर आप कह लें ये पेट्रोलियम बनता है. So when this petroleum or mineral oil, it is taken out from the rocks, it is extracted from the rocks, it will appear like in the liquid form. ये liquid form में होगा, blackish color होगा, और इसको तब हम नाम देंगे जिस वक्त ये rocks के अंदर से इसको extract किया जाता है, तब at that time it is called as crude oil when it is extracted from the rocks. So talking about this crude oil, इसको जब निकालते हैं रॉक्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया, इसको निकाल लिया,
उसके बाद इट इज़ रिफाइंड, इसको भी प्योरीफाई करेंगे, इसके अंदर से तमाम इम्प्योरिटीज़, कोई भी पार्टिकल्स हैं एक्स्ट्रा मटेरियल्स के, उनको रिमूव किया जाएगा। और इसके बाद इसको फिर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे या इसको डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारेंगे ताकि इससे डिफरेंट पेट्रोलियम की फ्रैक्शन निकल आएँ। सो इसमें कौन कौन सी फ्रैक्शंस हो सकती हैं? इस क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम में से निकल सकती हैं नेचुरल गैस, जो कि यूज़ होता है फ्यूल के तौर पे, पेट्रोकेमिकल के तौर पे। नेचुरल गैस के अलावा पेट्रोलियम ईथर इज़ अनदर पार्ट दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो पेट्रोलियम को जो अब हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिफरेंट फ्रैक्शंस में, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स जिनको हम लोग अब नेम देते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का आपको पहले भी बताया है कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, और इसके अंदर जो है मीथेन और इसी तरह स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि नेचुरल गैस को मिलके बनाते हैं। जब हम इसका यूज़ देखें, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, इट इज़ यूज्ड एज अ पेट्रोकेमिकल। उसके अलावा जो सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज़ पेट्रोलियम ईथर। अगर हम पेट्रोलियम ईथर को देखें, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम की ब्रेकडाउन की वजह से ये बनता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा। देन देर इज़ नेफ्था। नेफ्था जो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एज अ रॉ मटेरियल। देन अनदर प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम दैट इज़ गैसोलीन। गैसोलीन इज़ यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल, यानी कि गाड़ियों में इंजन्स वगैरह में डलने के लिए काम आता है। देन अनदर प्रोडक्ट इज़ कैरोसिन। कैरोसिन जो कि मिट्टी का तेल होता है, इट इज़ यूज एज अ हीटिंग फ्यूल। फिर गैस ऑयल है जो कि डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसी तरह पेट्रोलियम के अंदर से लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस निकलते हैं जो कि लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। पैराफिन निकलती है जो कि वैक्स के प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं। और उसके अलावा एसफाल्ट या फिर पेट्रोलियम कोक जिसे हम कहते हैं, वो निकलते हैं जो कि रूफिंग के लिए फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम आते हैं। सो दे आर द रेजिड्यूज, दिस एसफॉल्ट या फिर पेट्रोलियम कोक, दे आर द रेजिड्यूज। मीन्स जब बाकी के सारे पार्ट्स निकल जाते हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ द रेजिड्यू, इट्स नेम इज़ एसफॉल्ट या फिर पेट्रोलियम कोक। सो अगर हम लोग बात करें कि मैंने बताया कि क्रूड ऑयल को हम रॉक्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे जो हमें पेट्रोलियम मिलेगा उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस में उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ये डिफरेंट फ्रैक्शंस के मैंने आपको एग्जांपल दे दी हैं। सो अगर हम आज के दौर की बात करें, देयर आर 4 ऑयल रिफाइनरीज दैट आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे पूरे मुल्क में पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। एक ऑयल रिफाइनरी जिसका नाम है एटक ऑयल रिफाइनरी, ये मोरगा रावलपिंडी के करीब लोकेटेड है। इट इज़ प्रेजेंट एट मोरगा नियर रावलपिंडी एंड इट हैज़ अबाउट 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि एक टाइम में 1.25 मिलियन टन ऑयल को ये रिफाइन कर सकती है। सिमिलरली 2 मोर ऑयल रिफाइनरीज दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट कराची एंड दे हैव अबाउट 2.13 million tons of oil refining capacity. Another refinery is known as Pak Arab Refinery. It is located at Mahmood Kot and near Multan. तो ये डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि प्रेजेंट हैं। ओवरऑल देर आर 4 ऑयल रिफाइनरीज, एक रावलपिंडी के करीब, एक मुल्तान के करीब और 2 कराची में। तो दे रिफाइन द, यानी कि जो क्रूड ऑयल निकलेगा रॉक्स के अंदर से उनको इन रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है जो कि इस पर क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं और डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये फिर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सो ये जो क्रूड पेट्रोलियम है इट इज़ सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम पेट्रोलियम को गुजारेंगे एंड बाय ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस पेट्रोलियम इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, और हर एक फ्रैक्शन का अपना डिफरेंट एक पर्टिकुलर रेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट का। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करते हुए पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस को, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर नेचुरल गैस की बात करो इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस से कम रख रहे हैं तो बाकी के सारी चीज़ें जो हैं दे विल बी प्रेजेंट इन देयर प्लेस ओनली, दे विल नॉट
start boiling, only natural gas will start boil and it will convert into gas. तो सिर्फ नेचुरल गैस ऑब्टेन हो जाएगी, वो गैस की फॉर्म में निकली, उस पूरे पेट्रोलियम के अंदर से हम इसको हीट अप कर रहे हैं। पेट्रोलियम को हीट अप करने से सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल गैस का है, तो सबसे पहले ये बॉयल होगी और ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, यानी कि गैस की फॉर्म में चली जाएगी, वहाँ से ये कलेक्ट करके सेपरेट कर ली। तो पूरे पेट्रोलियम में से सबसे पहले नेचुरल गैस बाहर निकल गई। उसके बाद आती है बारी पेट्रोलियम ईथर की। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है। तो जब 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा था टेम्परेचर, नेचुरल गैस गैस में कन्वर्ट हो गई, निकल गई, प्योर फॉर्म में हमने ऑब्टेन कर ली। फिर अब 20 से 60 के बीच में पेट्रोलियम ईथर था, लिक्विड फॉर्म में था। अब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट आया, ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो गए, सेपरेट आउट हो जाएगा, बाकी सारे अभी लिक्विड फॉर्म में हैं। तो ये अब प्योर फॉर्म में जब गैस में होगा, इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर इसके उसी के बाद बारी आएगी नेक्स्ट की नेफ्था। उसका बॉइलिंग पॉइंट 60 से 100 है डिग्री सेल्सियस है। तो जब टेम्परेचर उधर तक जाएगा, नेफ्था बॉयल होकर सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह बारी बारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हुए हम पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं और ये फ्रैक्शंस को फिर हम प्योरीफाइड फॉर्म में हासिल कर लेंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर अबाउट द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ है अबाउट द सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।